लेकिन आज जब सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा है या पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, तो ऐसे में आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रही है? कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करे या ना करे, उसका जो प्रदर्शन है वो पब्लिक खुद कर रही है। तो ये कांग्रेस आखिर रायबरेली जो उसका गढ़ कहा जाता है वहाँ अपना वजूद खो रही है। ऐसे में किस तरह से आप लोग उसे बचाएंगे, किस तरह ढहता हुआ किला बचाएंगे? देखिए, किला ढहा नहीं है, समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तनशील है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं, विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, लेकिन अगर रोडों पर निकलो तो स्थिति कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं। लोग सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोनिया गांधी के सांसद होने के बावजूद भी यहाँ विकास नहीं है, तो किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रायबरेली में कौन सा ऐसा विकास की गंगा बही है वो हमें बताएं। जितनी रोडें कांग्रेस की टाइम की बनी हुई हैं, आज भी उन्होंने डामरीकरण का दोबारा काम नहीं किया है। नगर तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले में, रायबरेली ज़िले को के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर सौतेले व्यवहार की बात की जाए तो सौतेला व्यवहार कहाँ से आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि देखा जाए तो जो योजनाएं सरकार की हैं वो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। देखा जाए तो जिस तरह से लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें रोका जाता है, जिसके बाद सरकार कहती है कि ये जो विपक्ष के लोग हैं ये इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने डरपोक हैं। वो इतना डर गए कि हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी को किसानों से और वहाँ जो मरने वाले थे उनसे मिलने के लिए उनको गिरफ्तार करना पड़ा। नमस्कार, मैं सिराज अहमद और आप देख रहे हैं द सच। द सच की टीम लगातार इस बात को लेकर के सर्वे कर रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार कमल खिलेगा या अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी या कांग्रेस दौड़ में रहेगी। इन सभी मुद्दों के साथ हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं उमेश मिश्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिर उनकी पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में आएगी। उमेश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उमेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं लगातार जनता के बीच में पहुंच रही। आप भी प्रबल दावेदार टिकट को लेकर के 180 विधानसभा रायबरेली से दावेदार माने जा रहे हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुद्दे हर पार्टी के, हर व्यक्ति के कोई अलग नहीं होते, ठीक है। हमारे यहाँ जय जवान जय किसान के आधार पे हम लोग लखीमपुर खीरी में भी, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि किसानों के हित में हम लोग काम करने वाले हैं। किसानों के हित में ही हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे मेन है कि किसानों को कोई असुविधा न हो, किसानों की बिजली, किसानों की खाद और किसानों का पानी, अगर इन सुविधाओं को हम किसानों को देते हैं और सुरक्षित ढंग से उनको रखा जाता है। दूसरा मुद्दा यह है कि जो महंगाई, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया है, डीजल लगभग 100 के आसपास पहुंच रहा है, नहीं पहुंचा पहुंच जाएगा। इससे किसानों को सिंचाई में, किसानों को जुताई में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और यही नहीं, जो गांव की छोटी जनता है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 100 रुपये का सामान और 250 का झोला, जिसमें उनकी बहुत अच्छी तस्वीर बनी हुई है, उसको दे रहे हैं, लेकिन उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। आप 200 रुपये 250 रुपये अगर तस्वीर में लगा रहे हैं और उसमें मटेरियल 100 रुपये का है, तो क्या राशन से ही चूल्हा जलेगा? उसके साथ चीनी भी लगती है, उसके साथ रिफाइंड भी लगता है, तेल भी लगता है। आज कड़वा तेल का रेट इतना महंगा है कि हम नहीं समझते हैं कि एक गांव की छोटी जनता या जिनके 4 बच्चे हैं वो पूरी सब्जी कड़वा तेल की खा सकें। अच्छा उमेश जी, देखा जाए तो जिस तरह से लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें रोका जाता है, जिसके बाद सरकार कहती है कि ये जो विपक्ष के लोग हैं ये इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जो आज कांग्रेस को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये विकल्प के रूप में नहीं देख रही थी, लेकिन जब इन मुद्दों पे हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी जब वहाँ जाती हैं
तो हमारा देश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हम नहीं समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने डरपोक हैं। वो इतना डर गए कि हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी को किसानों से और वहाँ जो मरने वाले थे उनसे मिलने के लिए उनको गिरफ्तार करना पड़ा। अगर आपको डर नहीं था प्रियंका गांधी से तो आपने उनको क्यों सीतापुर की अस्थायी जेल में रोका? अगर आप डरपोक नहीं थे आप उनको भेजते, जनता से मिलती, आपका कोई ऐसा नहीं छीन लेते। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के दुख दर्द में आंसू पोंछने के लिए जा रहा है और आप उसको अगर रोक रहे हैं अस्थायी जेल में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में डर बैठ गया है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना डरपोक होगा। अच्छा उमेश जी, देखा जाए तो इस समय अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है इस समय फर्श पर है, तो उसे अर्श पर ले जाने के लिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तो लगभग क्या लगता है कि इस बार उनके आने से कितना असर पड़ेगा कांग्रेस को और कितनी सीटें निकालेगी कांग्रेस? देखिए, आप लोग तो सभी जगह जाते हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा में हो, और आप मेरे पास भी आए हैं। इतना तो आपको पता है कि इस बार मुख्यमंत्री भी मेरा ही होगा और हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके अपनी सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी अपना बनाएंगे। नहीं, लगभग कितनी सीटें आपकी आएंगी? क्योंकि इस बार बड़ी जिम्मेदारी है, प्रियंका गांधी के पास प्रभारी बनाया गया है। अब कितना असर पड़ेगा? क्योंकि इस समय अर्श पर है, पार्टी जो है आपकी फर्श पर है, उसे अर्श पर लाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मुख्यमंत्री तो तभी बनता है जब बहुमत में आते हैं और हम लोग अपनी पूरी बहुमत लेके आएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा उमेश जी, सबसे सीधा सवाल है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष में जो लोग थे वो आरोप लगा रहे थे कि आखिर महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। वो गैस सिलेंडर को लेकर के भी प्रदर्शन कर रहे थे, वो पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, वो हर एक चीज़ को लेकर के जिसका दाम उन्हें बढ़ा हुआ लगता था उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज जब सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा है या पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, तो ऐसे में आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रही है, या क्यों राजनीतिक जो है मुद्दे उनको उठा नहीं पा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करे या ना करे, ठीक है ना, उसका जो प्रदर्शन है वो पब्लिक खुद कर रही है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के हमारे जो चुनाव हैं वो कुछ ही महीने बचे हैं, 1 या 2 महीने का अंतराल है। उसमें जनता मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पूरी तरह से हटाने का काम करेगी और कांग्रेस की सरकार बनाने में हम सक्षम होंगे और अपना मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। अच्छा उमेश जी, एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, उन्होंने बयान दिया है, मीडिया में कहा है, उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अब की बार जो है समाजवादी पार्टी 400 के पार जा रही है। सरकार जिसकी है उनका कहना है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सरकार बना रहे हैं। तो क्या आखिर आप लोग किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे या इसी तरह की बातें निकल करके सामने आती रहेंगी, जो भी आएगा कहेगा कि हम सरकार बना रहे हैं? अभी तक तो फ़िलहाल गठबंधन की कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप बता रहे हैं तो मैं आपकी वक्तव्य को सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमारी पार्टी द्वारा या कहीं ऐसी गठबंधन का कोई बात नहीं आई है और हम लोग अपना फ्रेश में चुनाव लड़ेंगे और किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा उमेश जी, देखा जाए तो अभी तक ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था रायबरेली, यहाँ से सांसद सोनिया गांधी हैं। उससे पहले चुनाव में जो थे यहाँ के जितने विधायक थे वो सब कांग्रेसी थे, लेकिन लगातार इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के यहाँ से कई सीटें चली गई, अब की चुनाव हुआ तो कांग्रेस के यहाँ से कई सीटें चली गई। यहाँ तक कि जो एक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें जो भी है जिला पंचायत अध्यक्ष भी चले गए। तो ये कांग्रेस आखिर रायबरेली जो उसका गढ़ कहा जाता है वहाँ अपना वजूद खो रही है। ऐसे में किस तरह से आप लोग उसे बचाएंगे, किस तरह ढहता हुआ किला बचाएंगे? देखिए, किला ढहा नहीं है, समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तनशील है और इस बार हम अपनी रायबरेली में हमारी जो विधानसभाएं हैं उनमें सारी विधानसभाओं में हमारा प्रत्याशी जीतेगा और जीत करके कांग्रेस का परचम फहराएगा। अच्छा उमेश जी, देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, क्षेत्रीय जनता से मुलाकात कर रहे हैं और कोविड के दौरान आपने लोगों की काफ़ी मदद भी की है। तो क्या लगता है कि इसका कितना फ़ायदा आपको मिलेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? ये तो देखिए, अब चुनाव जब होगा और रिजल्ट आएंगे तो अपने आप से पता चल जाएगा कौन किसने क्या किया। इतना पैसा जो कोरोना काल में हमारी आदरणीय
सांसद महोदया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हॉस्पिटल को पैसा दिया है, उसका भी काम हो रहा है और हुआ भी है, और लोगों तक पूरी तरह से, चाहे वो राशन हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे मास्क हो। सैनिटाइज़र के यहाँ टैंक के टैंक मंगाए गए, पूरे रायबरेली को दिया गया, और हम नहीं समझते हैं कि कहीं उसमें भेदभाव किया गया। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई सदस्य रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो सपा का रहा हो, उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिला है। अगर वो पैसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिया गया है तो उसका लाभ निश्चित कहीं न कहीं सबको मिला है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं, विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, लेकिन अगर रोडों पर निकलो तो स्थिति कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं। लोग सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोनिया गांधी के सांसद होने के बावजूद भी यहाँ विकास नहीं है, तो किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? देखिए, सांसद होना एक अलग चीज़ है, और जो यूपीए की सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे ज़िले के साथ कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रायबरेली में कौन सा ऐसा विकास की गंगा बही है, वो हमें बताएं। चूँकि जितनी रोडें कांग्रेस की टाइम की बनी हुई हैं, आज भी उन्होंने डामरीकरण का दोबारा काम नहीं किया है। नगर पालिका के अंदर नाली बजा रही हैं, रोडें बह गई हैं, चलने की रास्ता नहीं। यहाँ की जहानाबाद चौकी से लेकर के बस स्टॉप तक चलना मुश्किल हो गया है, और किसी भी चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया, बल्कि यहाँ तक कि सौतेला व्यवहार किया गया है। जो एम्स हॉस्पिटल हमारा 600-900 का बेड का हॉस्पिटल बनाया गया था, उसमें इतना लेट लतीफ़ करते हो। आज भी मैक्सिमम 250 बेडों के लिए चालू किया, वो भी कोरोना काल में, उससे पहले उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले में रायबरेली ज़िले को के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर सौतेले व्यवहार की बात की जाए तो सौतेला व्यवहार कहाँ से आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि देखा जाए तो जो योजनाएं सरकार की हैं, वो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। चाहे वो राशन की योजना रही हो, लोगों को फ्री राशन कोविड काल के दौरान से दिया गया है, आवास योजना रही हो, लोगों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय योजना रही हो, लोगों को शौचालय मिले, तो सौतेला व्यवहार कहाँ से है? हमें ये बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रोज़गार की गारंटी ली गई थी कि हम इतनी नौकरियां देंगे, साल में इतना रोज़गार देंगे, रायबरेली में कौन सा ऐसा रोज़गार के लिए व्यवस्था की गई, कितने लोगों को रोज़गार दिया गया है, हमें ये केवल भारतीय जनता पार्टी बताए। हम तब मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया गया, बहुत अच्छा काम किया। कौन सा ऐसा काम किया गया जिससे हमारी जनता आज यहाँ बहुत खुश हो, किसको रोज़गार मिला है, ये हमें बताया जाए। सरकार तो कह रही है कि उन्हें रोज़गार दे रही है। 20 लाख नौकरियों की बात अभी भी निकल करके सामने है कि 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सरकार का तो बराबर कहना है कि जो नौकरियां आई हैं वो लोगों को मिलेंगी। देखिए, ये सब जुल्मेबाज हैं, ठीक है ना। ये सब केवल हवाबाजी करते हैं, और इस हवाबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी कहते हैं कि हम अगर आ जाएंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया कितना है वो हम देखना चाहते हैं। न किसी को यहाँ रोज़गार मिला है, न यहाँ किसी को नौकरी मिली है, न किसी को यहाँ कोई नया आयाम मिला है। ऐसी स्थिति में ये जुमलेबाजी बहुत दिन तक अब नहीं चलने वाली है, और 2 महीने बाद यही उत्तर प्रदेश की जनता और रायबरेली की जनता मुँह तोड़ जवाब हमारे भारतीय जनता पार्टी को और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देगी। ये थे हमारे साथ रायबरेली से जो प्रत्याशी होने वाले हैं या दावेदारी कर रहे हैं, लगातार टिकट के लिए अपनी पैड बनाए हुए हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो इस बार रायबरेली से प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इन्होंने ज़रूर खड़ा किया है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी के आने से जो प्रभारी बनाई गई हैं, उनके आने से ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो अब देखने वाला सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि वो 400 सीटें जीत रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, तीसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी इस बात को खुले साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सिराज अहमद, द सच, रायबरेली।